सहरी में हमें क्या लेना चाहिए और अफ्तारी में क्या किन चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा सबसे पहले जो हम गलती करते हैं रमज़ान के अंदर वो ये कि हम सहरी के अंदर जग भर भर के पानी पीना शुरू कर लेते हैं। बेहतर अप्रोच ये है कि आप अफ्तार के बाद से पानी पी। सहरी में बेहतर ये है कि आप कोई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करें। जिस तरह हमारे पास अफ्तारी में जो दो बहुत ही कॉमन जो मिस्टेक्स हैं वो एक तो ये कि हम बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स ले लेते हैं। हमें जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट और दूसरे नंबर पे प्रोटीन। फास्टिंग जो है आपके फैटी लिवर के इशू को इम्प्रूव करवाने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प कर। फास्टिंग का एक बेनिफिट प्रूवन है आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए, जिन लोगों के अंदर आर्थराइटिस की वजह से इन्फ्लामेशन की वजह से दर्द। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अरमाडा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं QS हेल्थ और हमारे साथ आज की जो पर्सनैलिटी, आज के जो मेहमान तशरीफ़ फरमाए हैं उनका नाम है अब्दुल राफ़ी, जो कि कंसल्टेंट डाइटिशियन है और उसके साथ साथ एंट्रल न्यूट्रिशन में सर्टिफिकेशन कर रखी है। हम बात करेंगे रमज़ान के अंदर बहुत सारी मिथ्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी हम गलतियाँ कर जाते हैं जो रमज़ान में हमें नहीं करनी चाहिए। ग़िज़ा के हवाले से सहरी में हमें क्या लेना चाहिए और अफ्तारी में क्या किन चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा हमारी बॉडी में हम डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो हमें हाइड्रेशन या स्टेटस को किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं, हाइड्रेटेड किस तरह से बॉडी को रख सकते हैं। इस पूरे मौजू को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ में अब्दुल राफ़ी, कंसल्टेंट डाइटिशियन। सर क्या हाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया, आप टाइम दिया आपने। थोड़ा ये जानना चाह रहे हैं कि रमज़ान के अंदर बहुत सारी गलतियाँ हम कर जाते हैं, थोड़ा उस पर रोशनी डालें कि क्या क्या कॉमन जो मिस्टेक्स हैं। अच्छा, सबसे पहले जो हम गलती करते हैं रमज़ान के अंदर वो ये कि हम सहरी के अंदर जग भर भर के पानी पीना शुरू कर लेते हैं। ये आपने भी अपने घर में ऑब्ज़र्व किया होगा और कॉमन हम लोगों के घरों में प्रैक्टिस हो रही होती है। अब इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये कि जब हम एक तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम बहुत ही ज़्यादा पानी पी लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि बॉडी एक तो इस पानी को बहुत ज़्यादा कोई स्टोर नहीं करती, क्योंकि हम ऊँट की तरह हमारे पास इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है हम पानी को स्टोर कर सकें। तो जितनी तेज़ी से हम वो पानी पीते हैं और बॉडी उसी तेज़ी से उस पानी को निकाल भी देती है, जिससे होता क्या है कि बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स का भी ज़्यादा होता है, जिसे हम कहते हैं वाटर इंटॉक्सिकेशन। ठीक है। दूसरा इसका नुकसान ये होता है कि जब आपने मील के साथ बहुत ज़्यादा पानी पी लिया तो उससे आपकी जो डाइजेशन होती है वो भी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, और जिन लोगों को मैदे की तेज़ाबियत का इशू है उनके अंदर ये मैदे की तेज़ाबियत को भी ट्रिगर करती है। मतलब कि खाने के दौरान पानी नहीं पीना चाहिए, उससे पहले पी सकते हैं आप। एग्जैक्टली और बेहतर अप्रोच ये है कि आप अफ्तार के बाद से पानी पीना शुरू करें, और अगर आपने दिन में 6 से 8 ग्लास पानी पीने होते हैं जिस तरह हम नॉर्मल डेज़ में पीते हैं, तो आप अफ्तार के टाइम से स्टार्ट करें, अफ्तार के बाद पिएँ और फिर सहरी तक जो है ना वो आप अपने हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन कर लें। राइट। रात डिनर तक आप 3 ग्लास पी लें और सहरी से पहले आप 2 ग्लास पी लें और सहरी के दौरान आप 1 ग्लास पी लें। बेहतर ये है कि सहरी के बाद आप फिर पानी का इंटेक ना करें। अच्छा, आपने बताया कि एक ही टाइम हम ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं पानी बल्क में, या अगर जग की सूरत में हम ले रहे हैं, तो बताएं कि पानी किस तरह से पीना चाहिए, छोटे घूंट में पीना चाहिए, कितने सिप्स होने चाहिए, थोड़ा सा इस पर बताएं। अच्छा, इसमें जो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ना वो ये है कि बेहतर ये है कि आप सिपिंग करें। जिस तरह मैंने बताया कि एक ही दफ़ा में आप बहुत ज़्यादा अगर पानी पी लेते हैं तो बॉडी उसको फ्लश आउट कर देती है, वाटर इंटॉक्सिकेशन, मतलब कि मिनरल्स का ज़्यादा होता है। तो बिल्कुल सिपिंग जो है ना वो एक बहुत अच्छी अप्रोच है, और जो सुन्नत तरीका भी है कि आप पानी को 3 घूंट के अंदर पिए। 250 ml एक आपका स्टैंडर्ड सर्विंग का साइज़ होता है। 250 से 300 ml पानी का एक ग्लास लेके उसको आप 3 घूंट के अंदर पी लें, तो ये एक बेहतर अप्रोच है। ठीक है। अच्छा, सहरी में और फिर इफ्तारी में हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चूँकि हमारे यहाँ तो चिकनाई, समोसा और वो सारी चीज़ें हम इंटेक कर रहे होते हैं, स्टैंडर्ड क्या आप समझते हैं कि सहरी में क्या चीज़ें लेनी चाहिए और देन फिर इफ्तारी में? सहरी में थोड़ा सा ना मैं इसमें 2 पर्सपेक्टिव्स के हवाले से बात करूंगा। एक तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, और दूसरा कि हम अपने रोज़े की क्वालिटी को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं कि सारा दिन हम फंक्शन भी कर सकें प्रॉपर्ली। तो सहरी में बेहतर यह है कि आप कोई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करें। जिस तरह हमारे पास होल ग्रेन है, लाल आटा भी जिसको हम कहते हैं, लाल आटे की आप चपाती ऐड कर लें, रोटी ऐड कर लें, साथ थोड़ा सा आप सब्जियों का सालन ऐड कर लें। उससे क्या होगा कि सब्जियों के अंदर वैसे ही वाटर का कंटेंट बेहतर होता है। दूसरा, फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं, और फाइबर का कंटेंट बेहतर होने की वजह से आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है ज़्यादा देर तक। इसके अलावा आप लाजमी तौर पे 90 to 100 ग्राम आप कोई मीट ऐड कर सकते हो, या फिर आप 2 से 3 अंडे भी अपनी सहरी के अंदर ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि प्रोटीन, अगेन आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी को अपने खुद को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। और जब आप कार्ब्स के साथ प्रोटीन भी ले लेते हो तो अगेन आपकी एक तो इंसुलिन की स्पाइक नहीं आती, शुगर की स्पाइक नहीं आती आपके ब्लड में, और आप ज़्यादा देर तक फीलिंग ऑफ फुलनेस फील करते हो, आप ज़्यादा देर तक फुल फील करते हो और आपको जल्दी दोबारा से भूख नहीं लगती। दूसरा, आप क्या करो, आप साथ में इसके थोड़ा सा दही या कर्ड ऐड कर लो, जो कि आपको कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स भी प्रोवाइड करेगा, गुड फैट्स हैं,
थोड़े बहुत आपको कार्बोहाइड्रेट और थोड़े बहुत आपको प्रोटीन भी कर्ड से भी मिल जाएंगे। और दूसरा आपके डाइजेशन के लिए और स्टमक हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि आप साथ में थोड़ा बहुत कोई ना कोई फ्रूट ऐड कर सकते हो अपनी सहरी के अंदर। सो बेसिकली हमारे पास, इसको मैं समराइज़ कर दूँ तो आप चपाती ले सकते हो, चपाती के साथ आप थोड़ा बहुत कोई मीट या अंडे ले सकते हो, आप डेयरी का इंटेक कर सकते हो, आप थोड़ा बहुत फ्रूट का इंटेक अपनी सहरी के अंदर कर सकते हो फॉर ऑप्टिमल डाइजेशन। तो इफ्तारी में क्या होना चाहिए? हमारे यहाँ तो बड़ा वो मीठा मशरूबात और फिर अच्छा, अफ्तारी में जो दो बहुत ही कॉमन जो मिस्टेक्स हैं वो एक तो ये कि हम बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स ले लेते हैं अफ्तारी के अंदर, फ्राइड आइटम्स वगैरह। हालांकि 13 से 14 घंटे की फास्टिंग के बाद हमारी बॉडी से फ़ैट्स ख़त्म नहीं होते, क्योंकि बॉडी में फ़ैट्स के रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है। अच्छा। हमें जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट और दूसरे नंबर पे प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए और प्रोटीन अगेन बॉडी को दोबारा से रिन्यू करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए, बॉडी बिल्टअप के लिए। तो बेहतर ये है कि अपनी अफ्तारी के अंदर एटलीस्ट आप फैट्स को अवॉइड करें, क्योंकि वो स्टमक के ऊपर भी हैवी होते हैं और आपकी डाइजेशन भी कंप्रोमाइज़ होती है। और कुछ लाइट से आप थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज ले लें, जिस तरह आप चना चाट ले सकते हो, उसके अंदर से आपको गुड कार्ब्स मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आप कोई प्रोटीन का सोर्सेज ले सकते हो। अगेन चना चाट के अंदर अगर आप योगर्ट ऐड करके खा रहे हो तो उसमें से आपको थोड़े बहुत गुड प्रोटीन भी मिल जाएंगे। साथ आप अगेन कोई नगेट्स या इस तरह की भी चीज़ कोई ले सकते हो, एग्स ले सकते हो, जिससे आपको थोड़ा बहुत प्रोटीन भी मिल जाए। चिकनाइयों को अवॉइड करें। दूसरी बात आपने की कि हम बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स ले रहे होते हैं अफ्तार के अंदर, तो ये भी एक गलत अप्रोच है। जिससे क्या होता है, शुगरी ड्रिंक लेने से क्या होता है कि एकदम से शुगर की और इंसुलिन की स्पाइक आती है ब्लड के अंदर। और जब बहुत थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा हम शुगर को कंज्यूम कर लेते हैं तो बॉडी उसको बहुत तेज़ी से फैट के अंदर कन्वर्ट करती है। एक बेहतर अप्रोच ये है कि आप, आजकल स्ट्रॉबेरी का सीज़न है, आप स्ट्रॉबेरी मोजिटो बना लें और मेक श्योर करें कि आप उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट लाजमी ऐड करें। क्योंकि जब हम हाइड्रेशन की बात करते हैं तो हाइड्रेशन के अंदर सिर्फ आपका पानी नहीं आता, हाइड्रेशन के अंदर आपका पानी प्लस मिनरल्स आते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। ठीक है। ख़ास तौर पे सोडियम की। ब्लड प्रेशर वाले थोड़ी सी एहतियात करेंगे सॉल्ट की, लेकिन आप सॉल्ट लाजमी ऐड करें अपने स्ट्रॉबेरी मोजिटो के अंदर। और उसके अंदर आप उसकी शुगर स्पाइक को ब्लंट करने के लिए, रोकने के लिए, शुगर की स्पाइक ना आए उसके लिए आप उसके अंदर थोड़ा सा इस्पागोल या चिया सीड्स भी ऐड कर सकते हो। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जो है ना वो वेट लॉस भी करना चाहते हैं और वो अपनी मसल बिल्डिंग के लिए भी वर्कआउट करना चाहते हैं, तो क्या समझते हैं कि वर्कआउट किस तरह से होना चाहिए? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो जो वर्कआउट की हम मिस्टेक करते हैं ना वो ये कि हम सहरी के बाद या तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वर्कआउट कर लेते हैं, या हम अफ्तार से पहले ये सोचते हुए एक्सट्रीम वर्कआउट करते हैं कि कुछ खाया पिया नहीं हुआ तो अब बॉडी अपने फैट्स को ही जलाएगी। इसमें मैं थोड़ी सी करेक्शन आवाम को अवेयर करना चाहूँगा कि बेसिकली बॉडी इस तरह से फंक्शन नहीं करती। आपकी बॉडी कौन सा फ्यूल इस्तेमाल कर रही है एनर्जी के लिए, वो डिपेंड करता है आपकी टाइप ऑफ एक्सरसाइज के ऊपर और आप कितनी शिद्दत से वो एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी के ऊपर। अच्छा। रिसर्च ने बात साबित की है कि जो फास्टेड कार्डियो होता है, मतलब कि आप जो 12-13 घंटे की फास्टिंग के बाद भी जो आप कार्डियो कर रहे हो, जो कि आप अफ्तार से पहले कर रहे हो, उसमें लाजमी नहीं है कि आपकी बॉडी फैट्स ही बर्न करेगी। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। और रिसर्च ने बात साबित भी किया है कि इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है एज सच। बल्कि होता क्या है कि क्योंकि आप थके हुए होते हो तो आपके वर्कआउट की जो क्वालिटी होती है, जो जिस इंटेंसिटी पे आप वर्कआउट कर सकते थे, वो भी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो अगर किसी ने वेट लॉस भी करना है या किसी ने मसल बिल्डिंग भी करनी है तो एक बेहतर अप्रोच ये है, या तो वो सहरी से पहले वर्कआउट कर ले या फिर वो रात को जो डिनर होता है उससे पहले वर्कआउट कर ले। डिनर से पहले? एग्जैक्टली। उसमें फिर क्या होगा कि अगर किसी ने मसल बिल्डिंग करनी है तो वो अपनी सहरी को या अपने डिनर को पोस्ट वर्कआउट के तौर पे लेगा, जिसके अंदर वो मेक श्योर करेगा कि वो कार्बोहाइड्रेट के कुछ सोर्सेज ऐड करे और साथ ही साथ प्रोटीन के, मीट का सोर्स कुछ ना कुछ ऐड करे। लेकिन ये है कि मसल बिल्डिंग वाले का वर्कआउट डिफरेंट होगा और जिसने सिर्फ वेट लॉस करना है उसके लिए वर्कआउट डिफरेंट होगा। चलो, ओवरऑल तो ये हमने बातें कर ली। बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जो कि हम सारा दिन फास्टिंग में गुजारते हैं, फास्टिंग के फ़ायदे क्या हैं, बॉडी को इटसेल्फ क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? फास्टिंग के बहुत सारे प्रूवन हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आजकल मैं ये ट्रेंड देख रहा हूँ, जो हमारे पास इन क्लिनिक पेशेंट्स भी आते हैं, उनमें जो यंगर जनरेशन है उनके अंदर भी फैटी लिवर का इशू बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका हुआ है। मेरा परसेप्शन ये था, जब मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की तो मेरा परसेप्शन ये था कि ये कोई ऐसी बीमारी है जो 30-40 की एज में जाके होती है। लेकिन मेरे अपने पास जब क्लिनिक में पेशेंट्स आए, 25-25 साल के पेशेंट्स को फैटी लिवर हुआ हुआ है, तो फास्टिंग जो है आपके फैटी लिवर के इशू को इम्प्रूव करवाने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। मेनली इशू क्या है फैटी लिवर्स? देखें, फैटी लिवर का वैसे अगर आप शॉर्ट टर्म इशू देखें तो शॉर्ट टर्म तो अपेरेंटली ऐसे ही लगता है कि फैटी लिवर कोई मसले वाली बात ही नहीं है।
लेकिन मैं कुछ रिसर्च आर्टिकल्स देख रहा था कि अब जो नई रिसर्चेज आ रही हैं उन्होंने प्रूव किया है कि फैटी लिवर में क्या होता है कि लिवर से कुछ आप कह लें कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। उन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की या उन केमिकल्स की या उन हार्मोन्स की प्रोडक्शन जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है, जो कि इंसान को प्रोन कर देती है कैंसर से। एंटीटॉक्सिन जो होते हैं एग्जैक्टली और साथ ही साथ लिवर का फंक्शन, फैटी लिवर होने की वजह से बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, और जिससे फिर आपके PCOS, डायबिटीज़ या इस तरह के जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं वो सारे के सारे इश्यूज आपके ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। फास्टिंग का एक और बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस तरह से हमने मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात की, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। साथ ही साथ फास्टिंग का एक बेनिफिट प्रूवन है आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए। जिन लोगों के अंदर आर्थराइटिस की वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से दर्दें हो रही होती हैं, तो हम फास्टिंग से बेहतर फास्टिंग से बेहतर होती है। इवन कि हमारी रेगुलर प्रैक्टिस है, अगर रमज़ान नहीं भी चल रहा, हमारे पास कोई आर्थराइटिस का पेशेंट आता है तो हम उसको 12 से 16 घंटे की फास्टिंग करवाते हैं, जिसके उनको पेन को रिलीफ होता है और बॉडी से इन्फ्लामेशन भी कम होती है। अच्छा, एग्जैक्टली और फास्टिंग का एक और बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि फास्टिंग बॉडी को एक प्रोसेस के अंदर ले जाती है जिसे हम कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी क्या होता है कि बॉडी के जो सेल्स होती है वो बॉडी अपने जो ख़राब सेल्स होती है उनको खा जाती है। अगर बॉडी अपने इन ख़राब सेल्स को ना खाए तो यही सेल्स आगे जाके कैंसर्स को जनरेट कर सकते हैं। तो फास्टिंग का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी है कि ऑटोफेजी के प्रोसेस को एनहेंस करती है। बहुत शुक्रिया मिस्टर अब्दुल राफ़ी, डाइटिशियन हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे कि रमज़ान के अंदर बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स जो हम कर जाते हैं उस पर पूरा हमने डिस्कस किया। सहरी और अफ्तारी में हमें क्या चीज़ इनटेक करनी चाहिए, देन फिर हम हाइड्रेशन स्टेटस को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड किस तरह से रख सकते हैं, फिर वेट लॉस और बॉडी बिल्डिंग की तरफ जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए एक्सरसाइज का क्या वर्कआउट पैटर्न्स होते हैं और बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने आज के इस प्रोग्राम में, आज के सेगमेंट में डिस्कस की। उम्मीद करते हैं आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर अमाडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।